हेलो एवरीवन, वेलकम टू zen स्टडी। आज का जो वीडियो है हमारा, इट इज ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि काफी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सम इंपॉर्टेंट जुडिशियल डॉक्ट्रिन्स के ऊपर। क्या होते हैं जुडिशियल डॉक्ट्रिन्स, साथ ही कौन कौन से कुछ इंपॉर्टेंट जुडिशियल डॉक्ट्रिन्स जो है जो यूज किए जाते हैं हमारे कंट्री में बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स, और साथ ही इनका मीनिंग क्या है, कुछ एग्जाम्पल्स भी हम साथ में देखेंगे। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज डॉक्ट्रिन्स। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जुडिशियल डॉक्ट्रिन्स आखिर होते क्या है, व्हाट आर दीज डॉक्ट्रिन्स। ठीक है, तो डॉक्ट्रिन्स क्या है, बेसिकली दीज आर सेट ऑफ बिलीफ्स, प्रिंसिपल्स या डॉगमास भी कह सकते हैं इन्हें हम, जो कि जो हमारी जुडिशियरी है इट इज हेल्ड बाय द जुडिशियरी। ठीक है, ये जुडिशरी जो है ये इन डॉक्ट्रिन्स के हेल्प से इंटरप्रिटेशन करती है, जजमेंट सुनाती है, कॉन्फ्लिक्ट का रिजोल्यूशन वगैरह ये इन डॉक्ट्रिन्स के हेल्प से करती है। अब ये जो डॉक्ट्रिन्स है, जैसा कि मैंने बताया कि दीज आर सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, सेट ऑफ बिलीफ्स है, ये कहीं लिखी हुई नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या किसी लॉ में ये लिखा हुआ नहीं है, ये इवॉल्व होता है थ्रू डिफरेंट केस लॉज। ठीक है, अलग अलग केस लॉ के थ्रू ये इवॉल्व होता है, थ्रू प्रेसिडेंस या फिर इंटरप्रिटेशन के थ्रू इसे इवॉल्व किया जाता है, या फिर कोई एकेडमिक इन्फ्लुएंस वर्ल्ड में कहीं इसे यूज किया गया हो तो उसे हम यहाँ इंडिया में भी यूज करते हैं, बाय द जुडिशरी किया जाता है। इसका पर्पस क्या है, जुडिशियल डॉक्ट्रिन का पर्पस है टू इंश्योर कंसिस्टेंसी। ठीक है, यानी कि जो भी जजमेंट्स हो हमारे कोर्ट्स के या जो भी इंटरप्रिटेशन हो उसमें एक कंसिस्टेंसी हो। तो इन डॉक्ट्रिन्स के हेल्प से कंसिस्टेंसी बनाई जाती है, प्रिडिक्टेबिलिटी हो, यानी ऐसा नहीं कि कुछ भी आर्बिट्रेरी हो रहा है, रैंडम हो रहा है, एक प्रेडिक्टेबिलिटी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ठीक है, रूल ऑफ लॉ अपहोल्ड करने में काफी हेल्प करता है ये जो डॉक्ट्रिन है हमारा। अभी हम पढ़ेंगे कौन कौन सी डॉक्ट्रिन है, जैसे कि एक बहुत फेमस डॉक्ट्रिन है डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर भी कहीं मेंशन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या किसी स्टैट्यूट में मेंशन नहीं है, ये इवॉल्व हुआ थ्रू जजमेंट्स। ठीक है, उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में काफी हेल्प मिलता है विद द हेल्प ऑफ जुडिशियल डॉक्ट्रिन्स। हम जो कॉन्फ्लिक्ट्स है अलग अलग लॉज में, ठीक है, सेंटर स्टेट के पावर्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, इनका रिजोल्यूशन हम जुडिशियल डॉक्ट्रिन्स के हेल्प से कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली ये जो जुडिशियल डॉक्ट्रिन है ये हमारे पूरे लीगल जुडिशियल सिस्टम को शेप देता है, एक शेप प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जुडिशियल डॉक्ट्रिन्स के बारे में। हम मीनिंग समझ लेंगे, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे हम साथ में, बट एग्जांपल्स आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट, मीनिंग समझना ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला और जो सबसे इंपॉर्टेंट सबसे फेमस डॉक्ट्रिन है हमारा, द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। नाउ मोस्ट ऑफ यू मस्ट ऑलरेडी नो अबाउट डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। इसके बारे में ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो भी है हमारे चैनल पे, तो वो आप जाकर के देख सकते हैं। बेसिकली 1973 में इट इवॉल्व्ड ड्यूरिंग द केशवानंदा भारती केस। ठीक है, ये केस काफी फेमस है। इस डॉक्ट्रिन के हिसाब से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फंडामेंटल फीचर्स हैं जिन्हें की अमेंड नहीं किया जा सकता या जिन्हें डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को आप अमेंड कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट, किसी भी प्रोविजन को आप अमेंड कर सकते हैं, बट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो एसेंस है, वो जो फिलॉसफी है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो आप उसे अल्टर नहीं कर सकते, उसे नहीं चेंज कर सकते। यही था डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसके बारे में हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि देयर इज ऑलरेडी फ्यू वीडियोज ऑन आवर चैनल। ठीक है, काफी डिटेल में वहां डिस्कशन की गई है। अब हम समझते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो डॉक्ट्रिन है, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। ठीक है, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन क्या कहता है कि अगर कोई दो स्टैट्यूट है, दो लॉ है या दो अलग अलग प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन में, और अगर उनके इंटरप्रिटेशन में कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, अगर दोनों प्रोविजंस के बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है, तो उसको हार्मोनाइज करने की जरूरत है, यानी कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करने की जरूरत है। और उनका इंटरप्रिटेशन इस तरह से होना चाहिए, उनका इस तरह से हार्मोनाइज किया जाए कि अगर उनके दो इंटरप्रिटेशन है तो दोनों इंटरप्रिटेशन इफेक्टिव हो। ऐसा नहीं कि कोई एक इंटरप्रिटेशन जो है वो दूसरे इंटरप्रिटेशन पे जो है वो उसको ओवरशैडो कर ले, ठीक है, या उसे इनइफेक्टिव कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर डिफरेंट मीनिंग या डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है किसी प्रोविजन का, किसी लॉ का, तो इस तरह से उसे हार्मोनाइज करने की जरूरत है ताकि दोनों इंटरप्रिटेशन जो है वो बने रहे, इफेक्टिव रहे, दोनों में से कोई भी रिडंडेंट ना हो। ठीक है, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट केसेस है। शंकरी प्रसाद केस है, एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस हिंदुस्तान बल्क कैरियर। इसमें इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ लॉज थे जिसमें कि कॉन्फ्लिक्ट्स थे। ठीक है, तो बेसिकली कुछ प्रोविजंस थे इनकम टैक्स लॉज में जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंटरप्रिटेशन ऐसा होना चाहिए जिससे कि एक प्रोविजन दूसरे को डिफीट ना करे, दोनों के बीच में हार्मनी बनी हुई रहे। ठीक है, तो हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन नाम ही है इस डॉक्ट्रिन का। एक और बहुत इंपॉर्टेंट केस था मिनर्वा मिल केस। ठीक है, इस केस में भी
डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन यूज किया गया था टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। बेसिकली कोर्ट का कहना था कि दीज टू जो पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी, देयर शुड बी अ हार्मनी बिटवीन देम, कोई एक पार्ट जो है वो दूसरे को ओवर पावर ना करे, ठीक है। नेक्स्ट अब चलते हैं, हमारा इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस। पिथ एंड सब्सटेंस का मतलब क्या है, किसी भी चीज के भी जब हम पिथ एंड सब्सटेंस की बात करते हैं, यानी हम उसके ट्रू नेचर, जो ट्रू फॉर्म है उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या करते हैं कि कोई भी लेजिस्लेशन का हम ट्रू फॉर्म और ट्रू नेचर जानने की कोशिश करते हैं, यानी ऊपर से वो कैसा अपीयर हो रहा है उस पर नहीं जाते, बट हम जो उसका ट्रू नेचर है उसको जानने की कोशिश करते हैं। अब ये कहां यूज किया जाता है, ये टू डिटरमाइन लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस, ठीक है। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्ट है, शेड्यूल 7 के अंदर जो है आपके 3 लिस्ट बने हुए हैं, जो लेजिस्लेटिव पावर है वो डिवाइडेड है, सेंटर, स्टेट और फिर कंकरेंट लिस्ट है। आर्टिकल 245 भी है। तो अब यहाँ पे क्या किया गया है कि जो लेजिस्लेटिव पावर है सेंटर और स्टेट को, उसको डिवाइड कर दिया गया है। तो कभी कभी क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट कोई ऐसा लॉ पास करती है जिससे कि फिर चैलेंज किया जाता है कोर्ट में, दैट द स्टेट इज ओवर स्टेपिंग इट्स लेजिस्लेटिव पावर, या फिर वो जो सेंटर का जो सब्जेक्ट है उसमें वो इंटरफेयर कर रही है। तो इस केस में जो ट्रू नेचर है लेजिस्लेशन का, उसको समझने के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस यूज किया जाता है, ठीक है, ताकि जो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो, उसको डिटरमाइन किया जाए कि वो उस सब्जेक्ट पे लॉ बना सकती है या नहीं बना सकती, ठीक है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा। यहाँ पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट उस वक्त एक प्रोहिबिशन लॉ लाई थी, ठीक है, प्रोहिबिशन लॉ लाई थी, यानी कि जो अल्कोहल से रिलेटेड प्रोहिबिशन लॉ लाई थी, जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट ने चैलेंज किया था कि ये जो है, ये जो लॉ है, ये जो आपका जो मूवमेंट अक्रॉस कस्टम्स है उसको उस पर इंटरफेयर करती है। तो ये जो मूवमेंट अक्रॉस कस्टम्स है ये सेंट्रल लिस्ट का सब्जेक्ट है, इसे चैलेंज किया गया था कि स्टेट ऐसा लॉ नहीं ला सकती। बट सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि नहीं, प्रोहिबिशन लॉ जो है वो स्टेट का पावर है, स्टेट सब्जेक्ट है, तो इसका अगर कोई इंसिडेंटल इंपैक्ट पड़ भी रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोहिबिशन लॉ को हम आपका रिजेक्ट कर दे या नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दे, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि प्रोहिबिशन जो है वो स्टेट के अंदर में आता है, स्टेट लिस्ट के अंदर में आता है, तो उसका ट्रू नेचर देखा गया, ना कि इसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है इनडायरेक्टली, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रू नेचर की हम बात करते हैं पिथ एंड सब्सटेंस में, कि कोई भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी सब्जेक्ट पे लॉ बना सकती है या नहीं बना सकती। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है वो है डॉक्ट्रिन ऑफ सिवियरेबिलिटी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका बेसिकली इस वर्ड का मीनिंग होता है सेपरेबिलिटी, यानी किसी चीज को सेपरेट कर देना, फिल्टर आउट कर देना। इस डॉक्ट्रिन के बेसिकली इस डॉक्ट्रिन का यह मतलब है कि अगर कोई एक अमेंडमेंट या लॉ लाया जाता है जिसके कुछ पार्ट्स जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है, तो उसे सेपरेट किया जा सकता है। अगर कोई लॉ है उसके कुछ पार्ट्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो उस पार्ट को हम सेपरेट कर देंगे और जो रेस्ट ऑफ द स्टैट्यूट है वो वैलिड होगा हमारा। ऐसा नहीं कि अगर कुछ पार्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो पूरा का पूरा लॉ ही इनवैलिड हो जाएगा, बस जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट है उसे हटा दिया जाएगा, ठीक है। और जो पर्पस है ओवरऑल जो अमेंडमेंट या लॉ का, उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। इसे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि किहोटो होलोहन बहुत इंपॉर्टेंट केस है, स्पीकर के पावर 10th शेड्यूल से रिलेटेड ये केस है आपका किहोटो होलोहन। तो बेसिकली इसमें 10th शेड्यूल में आपके कुछ प्रोविजंस थे जिसमें ये बोला गया था कि जो स्पीकर का डिसीजन है एंटी डिफेक्शन लॉ के मैटर में, जो स्पीकर का डिसीजन होता है उससे चैलेंज नहीं किया जा सकता कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोविजन को स्ट्राइक डाउन किया था, बोला था कि नहीं, चैलेंज किया जा सकता है, जो स्पीकर का डिसीजन है उसे चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में। तो ऑल्दो ये वाला प्रोविजन को स्ट्राइक डाउन किया था, बट 10th अमेंडमेंट जो है 10th शेड्यूल जो है बोला कि नहीं, ये अभी भी वैलिड है, एंटी डिफेक्शन लॉ अभी भी वैलिड है, बस कुछ पार्ट्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया गया था और उसे स्ट्राइक डाउन कर दिया गया था। बट द होल लॉ, होल अमेंडमेंट, इट वाज स्टिल इंटैक्ट, इट वाज स्टिल इफेक्टिव। तो ये है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। कुछ पार्ट्स को हम हटा सकते हैं, पूरे लॉ को इनफेक्टिव बनाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई स्टेट एक लॉ बनाती है, स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, तो स्टेट लेजिस्लेचर का जो लॉ है वो स्टेट के बाहर जो है, उसके टेरिटरी के बाहर वो अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, वो उसके बाउंड्री के अंदर ही होगा। बट अगर सफिशिएंट नेक्सस है बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट और जो सब्जेक्ट है उसके बीच में अगर सफिशिएंट नेक्सस है तो फिर ये अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम। एक केस था टाटा स्टील वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ठीक है। तो इसमें क्या था कि टाटा स्टील ने बेसिकली इस केस में क्या था कि स्टेट गवर्नमेंट, जो बिहार की स्टेट गवर्नमेंट थी, उसने टाटा स्टील के जो प्रोडक्ट्स थे, जो
बिहार से बाहर सेल हो रही थी उस पर सेल्स टैक्स लगा रहे थे, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट चैलेंज किया गया था इस डिसीजन को। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि ऑल्दो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो उससे बाहर, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो टेरिटरी से बाहर होने वाले सेल पे सेल्स टैक्स लगा रही है, बट सिंस टाटा स्टील जो है वो प्रोडक्शन कर रही है स्टेट के अंदर में, स्टेट के रिसोर्सेज को यूज कर रही है, तो देयर इज सफिशिएंट नेक्सस बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड द टाटा स्टील, ठीक है। तो इस केस में वो सेल्स टैक्स वैलिड है, लगा सकती है। तो अगर नेक्सस इस्टेब्लिश हो जाता है सब्जेक्ट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, तो वो लॉ जो है टेरिटरी के बाहर भी अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। ये भी थोड़ा बहुत पिथ एंड सब्सटेंस का जैसा ही है। यहाँ पे बेसिकली कोर्ट का ये कहना है कि अगर कोई चीज को आप डायरेक्टली नहीं कर सकते तो इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि किसी चीज को आप उसका फॉर्म, उसका थोड़ा सा चेंज करके आपने दोबारा उस लॉ को पास करा दिया, यानी कलर चेंज करके आपने दोबारा से उसे पास करा दिया, ठीक है। तो ये जो है कोई भी लेजिस्लेचर, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर हो या आपका सेंट्रल लेजिस्लेचर हो, अगर वो कोई ऐसा लॉ पास करती है या लॉ इंट्रोड्यूस करती है जिसके लिए वो कॉम्पिटेंट नहीं है, यानी जो उसके लेजिस्लेटिव पावर के बियॉन्ड है, ठीक है, तो उस चीज को डिटरमाइन करने के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन यूज किया जाता है। बेसिकली कोर्ट का कहना है कि आप किसी चीज को अगर डायरेक्टली नहीं कर सकते तो इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते, ठीक है। ये इट प्रिवेंट्स ओवर स्टेपिंग, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, वो अपने पावर्स को ओवर स्टेप नहीं कर सकती, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज जो दिए गए हैं हमारे आर्टिकल 245 हो या शेड्यूल 7 हो, जो फेडरल फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको ओवर स्टेप नहीं कर सकती। नेक्स्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, ठीक है। अब इक्लिप्स से समझिए, जब इक्लिप्स होता है नेचर में तो आप कुछ टाइम के लिए सन को नहीं देख सकते, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सन वहां नहीं है, सन इज स्टिल देयर, बट वो क्या हो गया, वो ओवरशैडो हो गया है बाय द मून, ठीक है। वो हमें कुछ टाइम के लिए दिख नहीं रहा फॉर अ टेम्पररी पीरियड। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स का मतलब वही है कि अगर कोई लॉ जो है वो फंडामेंटल राइट के साथ इनकंसिस्टेंट है तो वो लॉ को वॉइड नहीं बताया जाता, ठीक है। वो बस इक्लिप्स हो जाता है, यानी इनएक्टिव हो जाता है, एक डोरमेंट स्टेज में चला जाता है, वो खत्म नहीं किया जाता। आर्टिकल 13 के अंदर वैसा दिया हुआ है कि कोई भी लॉ इनकंसिस्टेंट है अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ, तो वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर होगा। बट ये डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स क्या कहता है, और हाँ एक और बात कि ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए ही है बस, तो ये ध्यान रखिएगा कि डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स जो है इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स क्या कहता है कि अगर कोई लॉ इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट का, तो उसे वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, वो बस इक्लिप्स हो जाता है, वो इनएक्टिव हो जाता है। और जैसे ही हम कुछ चेंजेस लाते हैं, अमेंडमेंट लाते हैं, और वो जो कॉन्फ्लिक्ट है लॉ के बीच में और फंडामेंटल राइट के बीच में, अगर वो उस कॉन्फ्लिक्ट को हम खत्म कर देते हैं तो वो जो लॉ है वापस से एक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो लॉ तब तक ही इनएक्टिव रहता है जब तक कि इनकंसिस्टेंसी होती है फंडामेंटल राइट और उस लॉ के बीच में। अगर एक बार इनकंसिस्टेंसी हम हटा देते हैं तो वो लॉ वापस से एक्टिव हो जाता है। इसका एग्जांपल है भिखाजी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। तो बेसिकली कुछ मोटर व्हीकल से रिलेटेड एक्ट्स लाए गए थे जिससे कि बोला गया था, ये चैलेंज किया गया था कि ये जो है आर्टिकल 19(1)(g जो हमारा राइट टू फ्रीडम है उसको ये वायलेट कर रहा है, ठीक है, जो एक्ट लाया गया था। तो इसको चैलेंज किया गया था उस एक्ट को ऑन द बेसिस कि दैट इट इज वायलेटिंग आपका राइट टू फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19(1)(g। बट उसके बाद गवर्नमेंट ने लाया फर्स्ट अमेंडमेंट। तो अगर आपको फर्स्ट अमेंडमेंट याद है तो इसमें कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे आर्टिकल 19 के ऊपर, राइट टू फ्रीडम के ऊपर कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे। तो जब एक बार ये अमेंडमेंट आ गया तो वो मोटर व्हीकल एक्ट जो था वो वापस से आपका एक्टिव हो गया, वो वापस से आपका मतलब जो है वो वैलिड डिक्लेयर हो गया। तो इक्लिप्स का मतलब यही है कि अगर इनकंसिस्टेंसी है तो वो कुछ टाइम के लिए ही है जब तक वो इनकंसिस्टेंसी एग्जिस्ट करती है। और ये ध्यान रखिएगा, दिस इज ओनली फॉर प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव रूलिंग, ओवर रूलिंग। ये काफी सिंपल है। बेसिकली इस डॉक्ट्रिन का ये कहना है कि कोई भी कोर्ट का जो रूलिंग है वो प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होता है, रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं होता। यानी आप पास्ट में जाकर के उस इंटरप्रिटेशन को इन्फोर्स नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर आज सुप्रीम कोर्ट किसी लॉ को इंटरप्रेट करती है तो वो आज से ही उसे आपका वैलिड माना जाएगा इन द फ्यूचर, ठीक है। पास्ट में जाकर के उसे हम अप्लाई नहीं कर सकते। बेसिकली यही है डॉक्ट्रिन ऑफ आपका प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, ठीक है, कि कोई भी नया लीगल प्रिंसिपल जो है वो रेट्रोस्पेक्टिवली जो है वो पास्ट के एक्शन पे नहीं इंपोज किया जाएगा, ठीक है। इससे क्या होता है कि एक कंसिस्टेंसी बनी हुई होती है, ठीक है, जो पास्ट के ट्रांजैक्शंस है, जो डिसीजंस लिए गए हैं उस पर इंपैक्ट ना पड़े।
इसलिए ये किया जाता है। अब इसका सबसे पहली बार इसे यूज किया गया था गोलकनाथ केस में। गोलकनाथ केस क्या था, बेसिकली वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकती, ठीक है, बिल्कुल टच नहीं कर सकती, फंडामेंटल राइट इज सैक्रोसैंक्ट, ये गोलकनाथ केस में बोला गया था। बट गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि बट नहीं कर सकती, बट ये चीज पीछे जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया उस पर अप्लाई नहीं होगा, अभी के बाद से ये चीज अप्लाई होगी। इसके बाद केशव नंदा भारती में भी इसे यूज किया गया, ठीक है। केशव नंदा भारती केस में भी यहाँ पे यूज किया गया कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है वो जो केशव नंदा भारती केस के बाद जितने भी इंटरप्रिटेशन या अमेंडमेंट होगी उस पर अप्लाई होगा, उससे पहले वाले केसेस पे अप्लाई नहीं होगा। तो यह है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्ट रूलिंग, रेट्रोस्पेक्टिवली हम नहीं लगा सकते कोई भी इंटरप्रिटेशन। लास्ट है हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ लैचेस। डॉक्ट्रिन ऑफ लैचेस क्या है, बेसिकली इसके अंदर ये कहा गया है कि कोई भी क्लेम्स जो है आप एक रीजनेबल टाइम फ्रेम के अंदर ही ले जा सकते हैं कोर्ट के पास, ठीक है। अगर आप बहुत ज्यादा डिले करने के बाद कोर्ट के पास अगर जाकर के कुछ क्लेम करते हैं कि आपके राइट्स वायलेट हुए या कुछ भी, तो कोर्ट कैन रिफ्यूज टू ग्रांट रिलीफ, ठीक है। अगर अनरीजनेबल डिले है, आपके पास डिले का कोई रीजन नहीं है और आप काफी टाइम के बाद कोर्ट के पास जाते हैं टू क्लेम समथिंग, टू क्लेम सम राइट, तो कोर्ट क्या करती है, वो रिफ्यूज कर सकती है। दिस इज डॉक्ट्रिन ऑफ लैचेस। बेसिकली ये क्यों किया जाता है, ताकि ऐसा प्रिज्यूम किया जाता है कि एक डिले के बाद जो है एविडेंसेस जो है उनके साथ टेम्परिंग हो सकती है या एविडेंसेस का लॉस हो सकता है, ठीक है, मेमोरी लॉस हो सकता है, जो विटनेसेस है, ये सब चीजें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इसलिए जो है ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैचेस यूज किया जाता है कि आप जो है थोड़े से डिलीजेंट हो, ड्यू डिलीजेंस हो, आप टाइमली अपने जो है राइट्स को उसको जाकर के क्लेम करें कोर्ट में। ऐसा नहीं कि आपको जब मन करे आप बहुत साल के बाद या आप इग्नोर करें उस चीज को, ठीक है। तो इसके लिए अगर आप डिले करते हैं तो कोर्ट कैन रिफ्यूज टू ग्रांट यू रिलीफ। ये है डॉक्ट्रिन ऑफ लैचेस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स हमने आज के वीडियोस में देखा। इसके अलावा और भी है डॉक्ट्रिन्स, लाइक डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है, डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू है, बट दीज वर समथिंग जो कि इंपॉर्टेंट भी और साथ में कम यूज किए जाते हैं, उतना ज्यादा कॉमन नहीं है, बट दीज आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। So this is all for today's video. Thank you for watching.